हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं अपने अगले टॉपिक को। हम लोग ऊष्मा का विकिरण और ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ चुके थे पीछे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ के नियम और ऊष्मा के विकिरण से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट को। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहां से ही आपका आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपका हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि पता है, आपको बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम और ऊष्मा के विकिरण के बारे में। तो इससे पुराने वाले वीडियो की अगर हम बात करें, अगर हमने इससे पहले क्या सीखा, हमने इससे पहले सीखा कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो तीन रूप में होता है। कौन कौन से में आपको याद है? संवहन, दूसरा नंबर संवहन, तीसरा विकिरण और पहला होता था चालन। क्या? चालन। नंबर दो संवहन, संवहन और नंबर तीन होता था विकिरण, विकिरण। अच्छा, चालन का मतलब होता है जब ठोसों में ऊष्मा चल के जाती है तो उसका मतलब सीधा चालन। समवहन का मतलब समझ में आता है बहना, तो जब द्रवों में ऊष्मा का प्रभाव होता है तो वो समवहन के कारण होता है। और इसका एग्जाम्पल हमें पता था, क्या? पानी को गर्म करते हैं तब पूरा का पूरा पानी इस तरह से भगोने में अगर हम पानी को गर्म करें तो नीचे वाले पानी के अणु ऊपर जाते हैं एकदम, मतलब कि ये अणु अपने साथ ऊर्जा भी ले जाते हैं, ऊष्मा भी ले जाते हैं। तो ये क्या होता है? ऊष्मा का समवहन। अच्छा, उसके बाद आता है विकिरण का कॉन्सेप्ट। विकिरण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु हमारे आसपास की बात कर रहे हैं, चाहे अपने वातावरण की बात कर रहे हैं, कोई भी वस्तु होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ताप होगा, है ना? और अगर उसका कुछ ताप है तो क्या करती है, वो अपने बाहर से ऊष्मा को उत्सर्जित करती रहती है। अब कितनी उत्सर्जित करेगी और कितनी अवशोषित करेगी ये निर्भर करता है वातावरण के ताप पर। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल पर यहाँ पर एक कोई मेटल है, लोहे की बॉल मान ले रहे हैं। लोहे की बॉल रखी हुई है और ये एक कमरे में रखी हुई, किसी अपने, हम जहाँ तुम बैठे हो उस कमरे में मान लेते हैं। तो क्या होगा, अभी इस कंडीशन में इस बॉल का जो ताप होगा वो कमरे के ताप के बराबर होगा। अब सपोज करो इसको एक ठंडी जगह फ्रिज में रख देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। जब इस लोहे की बॉल को कमरे से निकाल कर हम फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर जो कुछ भी होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। और इसका अगर हम अभी कमरे में निकाल के रखें तो अभी इस टाइम का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 25-30 के आसपास होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लें 30 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, अभी लोहे की बॉल का तापमान ज़्यादा है और इस फ्रिज का तापमान कम है। इसका मतलब क्या होगा, इस लोहे से जो ऊष्मा है ना वो विकिरण के फॉर्म में फ्रिज के अंदर चली जाएगी या फिर फ्रिज उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और कब तक करता रहेगा? जब तक दोनों का ताप 5 डिग्री ना हो जाए। मतलब इस लोहे की गेंद का ताप भी 5 डिग्री ना हो जाए। जैसे 5 डिग्री होगा, अब ऊष्मा का उत्सर्जन बंद हो जाएगा। तो ऊष्मा के विकिरण का मतलब क्या होता है, जब ऊष्मा किसी पदार्थ से या फिर किसी वस्तु से ऊष्मीय रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है तो उसको कहते हैं ऊष्मीय विकिरण। और ऊष्मीय विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम सूर्य, ये हमें पता है ये क्या है, सूर्य। और सूर्य से निकलता है विकिरण। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की। तो जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तो वहां से बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। और पृथ्वी के पास वो कैसे पहुंचती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, क्योंकि यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो तरंगे आ रही होंगी वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती हैं और यही हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो ये क्या हुआ, विकिरण। चालन संबंध हम लोग पीछे बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो अभी विकिरण का सीधा सा फंडा ये होता है, जब ऊष्मा बिना माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसको कहते हैं ऊष्मा का विकिरण, है ना? चलिए आगे बात करें उत्सर्जकता और अवशोषकता की। अच्छा, उत्सर्जकता और अवशोषकता, तो सीधा सीधा फंडा समझ में आ रहा। उत्सर्जकता मतलब कि उत्सर्जन करना होगा, अवशोषकता मतलब कि अवशोषित करना होगा। अच्छा, उत्सर्जकता का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ, फिर से वही बात, कोई भी पदार्थ अगर एक वातावरण में रखा है तो हमेशा ही वो उत्सर्जन भी करता है और अवशोषण भी करता है, दोनों एक साथ साथ करता है। मतलब उत्सर्जन भी करेगा और अवशोषण भी करेगा। तो जो उत्सर्जन करने की कैपेसिटी है उसको कहते हैं उत्सर्जकता, और अवशोषण करने की जो कैपेसिटी है उसको कहते हैं अवशोषकता। सीधा सा मतलब, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक फिर से लोहे की बॉल ले या फिर इस बार मान लेते हैं गिलास में पानी रखा है। हमने क्या किया, एक गिलास में पानी ले लिया। अब इस पानी को अगर हम बाहर किसी वातावरण में रखेंगे, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल हम इसको गर्म कर रहे हैं, इसको गर्म करने तो क्या होगा, इसका ताप बढ़ेगा।
इसका ताप बढ़ेगा और ताप बढ़ते 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 अभी क्या होगा, थोड़ी देर बाद कमरे के ताप से इसका ताप ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही कमरे के ताप से ज्यादा होगा तो इसके अंदर से जो ऊष्मा है ना वो विकिरण के रूप में बाहर निकलने लगेगी, विकिरण के रूप में बाहर निकलने लगती है। ये लोग अब ये आप लोगों ने फील भी किया होगा कि कहीं आग, जैसे आग जल रही है सर्दियों के मौसम में हम लोगों ने देखा था होता है कि जैसे आग जल रही होती है तो हम लोग अगर दूर खड़े खड़े हो जाते हैं तो भी क्या होता है, हमको ऊष्मा मिलती रहती है। तो यहाँ से जो ऊष्मा निकलती है वो विकिरण के फॉर्म में निकलती है ना। अच्छा, अब शोषकता का मतलब क्या है, सोखने की क्षमता, सीधा सा मतलब सोखने की क्षमता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक प्लेट को अगर धूप में रख दें, सूर्य है ना उसके चारों धूप में रख दें तो क्या होगी, ये प्लेट थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब क्या हुआ, ये सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा को इसने अवशोषित कर लिया, मतलब कि सोख लिया। जब सोख लिया होगा तो क्या होगा, ऊष्मा इसमें आ गई, और जैसे ही ऊष्मा आई तो इसका मतलब ताप बढ़ जाएगा। तो उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा को निकालना, और अवशोषण का मतलब है ऊष्मा को सोखना। तो ये दो बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, सो शायद आपको पहले से पता हो या फिर हो सकता है ना पता हो। यहाँ पर कह रहा है किसी तल की अवशोषण क्षमता। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि अगर कोई भी पिंड है तो वो क्या कर रहा है, ऊष्मा को अवशोषित भी कर रहा है और उसको रिलीज भी करता है, मतलब कि उत्सर्जित भी करता है। तो अभी हम क्या करें, अवशोषण क्षमता। अच्छा, अवशोषण क्षमता, क्षमता से सीधा मतलब समझ में आ रहा कि उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा है ना। तो इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास मान लो एक क्लास है 50 बच्चों की, 50 बच्चे हमारे एक क्लास में हैं, और यहाँ पर हमारे सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी जब ये सर पढ़ाएंगे, इन्होंने एक लेसन पढ़ाया, अगर कोई भी एक लेसन पढ़ाया है, अब ये जरूरी थोड़े ना ये इन्होंने जो एक लेसन पढ़ाया है वो सब बच्चों ने बराबर बराबर सीखा हो। ये तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, होता भी नहीं हमारे क्लास में। हम देखते हैं कि अगर टीचर बताता है तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सीख जाते हैं और कुछ बच्चों के तो सर के ऊपर से जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, पूरा एक लेसन सर ने पढ़ाया, और इनमें से कुछ को मान लो उसमें से एक लेसन में मान लो 10 चीजें थी तो उसमें से कुछ को 8 समझ में आई, कुछ को 5 समझ में आई, कुछ को 2, किसी को 1, हो सकता है किसी को कोई समझ में ना आई, है ना। तो यही अवशोषण क्षमता का मतलब क्या है, अवशोषण क्षमता का मतलब क्या हुआ, एक कोई तल है, इसके ऊपर ऊष्मा आपतित हुई, मतलब कि ऊष्मा गिरी, और इस तल की अवशोषण क्षमता क्या होगा, कुल गिरी हुई ऊष्मा, मतलब कि कुल ऊष्मा कितनी इस पर आई, और इसने कितनी अवशोषित की। इन दोनों राशियों को जो अनुपात है ना, उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं उसको अवशोषण क्षमता। मतलब कि इसने कितनी अवशोषण की, अवशोषित की बटे इस पर कुल कितनी गिरी। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम बात करें, जैसे एक बच्चा जो जिसने 2 चीजें सीख पाई थी, तो इसने सीखी कितनी, 2, और सिखाई कितनी की थी, सर ने कितनी सिखाई थी, 10, तो इसकी अवशोषण क्षमता कितनी हो गई, 0.2, है ना। इसका मतलब अगर यहाँ पर भी ऐसा ही मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये सूर्य ऊपर से कोई ऊष्मा आ रही थी, तो मान लो 50 जूल की ऊष्मा आई, 50 जूल की ऊष्मा आई, और इसने सिर्फ 20 जूल एब्जॉर्ब कर पाई। क्या, 50 आई और 20 एब्जॉर्ब कर पाई, तो कितनी होगी इसकी अवशोषण क्षमता कितनी होगी, 2/5, मतलब कि 0.4, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हमको ये समझ में आती है कि अगर हमने 50 जूल ऊष्मा इस पर डाली तो मैक्सिमम कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये 50 जूल ही कर सकता है। इसका मतलब कितनी कर सकता है, 50 जूल। तो अधिकतम अवशोषण क्षमता कितनी हो सकती है, 1। कब होगी वो, तब होगी जब हमने जितनी ऊष्मा डाली उतनी उसने अवशोषित कर ली, उस कंडीशन में जो इसकी अवशोषण क्षमता होगी वो 1 होगी। अच्छा, मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 50 जूल ऊष्मा डाली हमने, और ये क्या हुआ, पूरी 50 की 50 बाहर चली गई। तो 50 की 50 बाहर चली गई, मतलब इसने अवशोषित कितनी करी, 0, और हमें डाली कितनी थी, 50। तो जो अवशोषण क्षमता इस कंडीशन में कम से कम कितनी होगी, 0। तो एक बात याद रखने वाली है कि अवशोषण क्षमता 0 से लेके 1 तक ही जाती है, ना तो निगेटिव हो सकती है और ना ही 1 से बड़ी हो सकती है। तो ये अवशोषण क्षमता को लेकर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब क्या होता है, कुल ऊष्मा कितनी डाली और कुल उसने कितनी अवशोषित करी। इन दोनों राशियों को जब अनुपात लेते हैं तो इसको हम कहते हैं अवशोषण क्षमता। और अवशोषण क्षमता का मान 0 से 1 के बीच में ही वेरी करता है, ना तो 0 से कम होगा और ना ही 1 से ज्यादा। अच्छा, अब बात करते हैं आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णपिंड या फिर कृष्णिका, 3 नामों से ये जाना जाता है। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि फिर से हम लोग क्लास में चलते हैं, जब सर ने 10 चीजें सिखाई थी, एक चैप्टर में 10 चीजें थी,
तो हो सकता है, मान लेते हैं, टीचर ऐसा मान के चलता है कि काश कोई तो बच्चा होगा जो 10 में से 10 को सीख जाएगा, है ना। क्या 10 सिखाएंगे तो 10 में से 10 को सीख जाएगा, इसका मतलब काश कोई तल ऐसा तो होगा जिसके ऊपर जितनी ऊष्मा डाली जाए पूरी की पूरी अवशोषित कर ले। तो उस कंडीशन में इसकी जो अवशोषण क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 1। और ऐसे पिंड जिनकी अवशोषण क्षमता 1 होती है उनको हम क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका। क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका। इसका मतलब ऐसे सभी तल ऐसे सभी तल जिनके ऊपर डाली गई ऊष्मा का पूरा अवशोषण उनके द्वारा कर लिया जाता है, उनको कहते हैं आदर्श कृष्णिका। और आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ आदर्श, है ना। तो आदर्श चीजें पाई नहीं जाती हैं। तो आदर्श कृष्णिका की जो अवशोषण क्षमता 1 होती है वो सिर्फ आदर्श है। इसका मतलब वास्तविकता में किसी भी पिंड की अवशोषण क्षमता 1 नहीं होती। हमेशा ही जब भी किसी भी पिंड पर, जब भी किसी भी तल पर ऊष्मा को डाला जाएगा तो कुछ ना कुछ भाग जरूर ही बाहर चला जाता है, पूरी की पूरी अवशोषित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जैसा कि वर्ड से पता चला है, आदर्श कृष्णिका ऐसी कृष्णिका जिसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। सीधा सा फंडा। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। हमने अवशोषण क्षमता समझ ली, अब उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन का मतलब ये जब किसी भी पिंड का ताप बाह्य वातावरण से ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो क्या कर रहा होगा, ऊर्जा को एमिट कर रहा होगा, ऊर्जा को बाहर निकाल रहा होगा, विकिरण को बाहर निकाल रहा होगा। तो इस कंडीशन में मान लिया कि एक कोई एक तल है और उसका क्षेत्रफल है ना, प्लेट मान ले रहे हैं, एक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है ना। अब इसका ताप बाह्य वातावरण से ज्यादा है, इसका मतलब इसके बाहर ऊष्मा विकिरण के रूप में निकल रही होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये टी समय में, स्मॉल टी समय में क्यू ऊष्मा को रिलीज कर देता है, क्षेत्रफल उसका ए है, स्मॉल टी समय में क्यू ऊष्मा को रिलीज कर देता है, तो इसकी जो उत्सर्जन क्षमता होती है ई, ई का मतलब एमिटिंग पावर, है ना। तो वो होगी Q अपॉन A इंटू टी, मतलब कि ऊष्मा बटे क्षेत्रफल गुणा समय। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं। ये जो तल था ना, फॉर एग्जांपल के लिए हम तवा मान ले रहे हैं, हमारे पास जो रोटी बनाने वाला तवा है ना। रोटी बना रहे हैं आप लोग, शायद अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बना ही रहे होंगे अपने हाथ से, वरना तो घर में खाना बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए फिलहाल ये हमने के लिए एक तवा, और इसको गैस पे रखा है या फिर चूल्हे पे रखा है, और वहां से हम इसको नीचे गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल के लिए इसका जो क्षेत्रफल है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कम है थोड़ा लेकिन मान लेते हैं इतना छोटा तवा है ना, ये इसका क्षेत्रफल है। और ये क्या करता है, 5 सेकंड में 20 जूल ऊष्मा को उत्सर्जित कर देता है। तो इसकी जो अवशोषण क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, कितनी ऊष्मा उत्सर्जित करता है, 20 जूल। क्षेत्रफल कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, मतलब कि मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 4 का गुणा, और इसको समय कितना लगता है, 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसका मतलब कि 4/50 गुणा 10 की घात माइनस 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की 4। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो फिर हमको आंसर मिल जाएगा। जरा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 10 की घात 4 है, इसको तो देखो 10 की घात 4 है ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 400 गुणा 10 की घात 2/50। इसका मतलब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये 8 गुणा 10 की घात 2, ये क्या आ गया, इसका परिमाण आ गया। अब जरा मात्रक की बात कर लेते हैं, उत्सर्जन क्षमता का मात्रक क्या होगा। तो देखो मात्रक हमको भी नहीं पता, मान लेते हैं तुमको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, हमको ये फॉर्मूला पता है, तो ये क्या क्या यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, ऊपर क्या है, जूल, जूल बटे में क्या है, ए मतलब कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मात्रक मीटर स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, समय, तो इसका सेकेंड। तो हाँ, इसका मात्रक क्या आ गया, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये आ गया इसका मात्रक, है ना, उत्सर्जन क्षमता का मात्रक। अब जरा अगर विमा की बात करें तो विमा भी निकाल सकते हैं आप। ये देखिए, विमा निकालना बहुत जरूरी होता है, कहीं से भी विमा किसी की भी पूछ सकता है कि विमा निकाल दो क्या होगी। तो इसकी विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू मतलब कि ऊष्मा है, और ऊष्मा की विमा ml2 टी की पावर -2, तो ml स्क्वायर टी की पावर -2। ए का मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर,
और टी का मतलब समय, समय की विमा टी। अब जरा इनको सॉल्व करना है तो देखो ये क्या है, प्लस वाली है, ऊपर पहुंचेगी तो माइनस की हो जाएगी, जैसे ही माइनस की होगी तो माइनस प्लस कट जाएगा, मतलब कि m की पावर तो 1 बचेगा और l की पावर 0, t यहाँ पर प्लस का 1 है, ऊपर पहुंचेगा तो -1, तो ये हो जाएगा -3, मतलब कि विमा क्या आ गई हमारे पास, m t की पावर -3। तो ये हमारी यहाँ पर उत्सर्जन क्षमता की विमा आ गई। ठीक है, फिलहाल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। उत्सर्जन क्षमता का मतलब क्या हुआ, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित करता है उसको हम कहते हैं उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये जो नियम है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बीन का विस्थापन नियम और स्टीफन का नियम, ये दो नियम और हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। ये नियम किरचॉफ का है। अच्छा, किरचॉफ ने क्या कहा, किरचॉफ कह रहे थे कि अगर किसी ताप पर किसी दी हुई तरंग दैर्ध्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता का अनुपात एक ही होता है। इसका मतलब ये कहा कि माना हमने एक कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर डाली जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है ना, इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, और हमने क्या किया, किसी तल पर डाली है ना, एक दूसरा तल एक और ले लिया, ये वस्तु एक मान ले रहे हैं, या फिर ये पहला तल मान ले रहे हैं, ये दूसरा तल मान ले रहे हैं। हमने क्या किया, इस पर कोई प्रकाश की किरण डाली, तो इस कंडीशन में इस तल की जो अवशोषण क्षमता वो क्या होगी, A2 मान ले रहे हैं, और इसकी क्या होगी, इसकी जो अवशोषण क्षमता इसको A1 मान ले रहे हैं, इसकी जो उत्सर्जन क्षमता E2 और इसकी उत्सर्जन क्षमता E1। ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक ताप निश्चित है, मतलब कि दोनों एक ही तापमान पर रखी हैं, दोनों वस्तुएं एक ही तापमान पर रखी हैं और इनका तरंग दैर्ध्य भी, ये जो प्रकाश की किरण है ये भी दोनों बराबर है, एक ही प्रकाश की किरण है, तो इन दोनों वस्तुओं के लिए उनकी उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात, मतलब कि उत्सर्जन क्षमता E2 और अवशोषण क्षमता A2 ये बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये बराबर होगा किसके, E1 अपॉन A1। ये था किरचॉफ का नियम, और साथ में ये किसके बराबर होती है, ये आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होती है। आदर्श कृष्णिका क्या, अभी जो हमने वो देखी थी कि ऐसी कृष्णिका जिसके ऊपर कोई भी विकिरण डालने पर उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये था किरचॉफ का नियम। इनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम एक ही प्रकाश को फॉर एग्जांपल लाल रंग के प्रकाश को दो अलग अलग वस्तुओं पर डालते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी उत्सर्जन क्षमता, इसका मतलब वो जितना प्रकाश को उत्सर्जित कर रही होंगी बट्टे में उनकी अवशोषण क्षमता, मतलब जितनी वो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही होंगी, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। ये इंडिविजुअल अलग अलग हो सकती हैं लेकिन उनका अनुपात दोनों का बराबर होगा। तो ये था किरचॉफ का नियम। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे स्टीफन का नियम और बीन का विस्थापन नियम, और उसके बाद इससे रिलेटेड सारे सवाल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को कैरी रखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अच्छा, एक एडिशनल बात ये है कि जो आपके जो प्रैक्टिस सेशन है ना वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, बीच में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको अभी क्वेश्चन अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप लोग के पास अगर क्वेश्चन हो तो वो भेज दीजिए, आपको कोई डाउट हो तो वो उस डाउट को भी भेज दीजिए। आप लोग अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक फॉर्म दे दूंगा, आप वहां भर के मुझे भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी हो। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।